की। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल अपनी पार्टी में घिर गए हैं। कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें टिकट दिए जाने पर नाराजगी जता रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं अरुण सिसोदिया, 15 दिनों के भीतर ही दूसरी बार चर्चा में आ गए हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को पत्र लिखा है। घर में घिरे बघेल पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि बघेल की छड़ी छिन गई है, यानी पावरलेस हो गए बघेल और अब जनता उन्हें जवाब देगी। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर सियासत गर्म है। बघेल की मुश्किल यह है कि वो बीजेपी के निशाने पर हैं ही, खुद अपने घर में यानी कांग्रेस में उनका जोरदार विरोध हो रहा है। रामकुमार शुक्ला के बाद अब कांग्रेस के नेता अरुण सिसोदिया खड़गे को बाकायदा उन्होंने पत्र लिख दिया। पार्टी फंड के दुरुपयोग का आरोप भी लगा दिया। इससे पहले भी वो आरोप लगा चुके हैं, करोड़ों के आरोप लगा चुके हैं कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, ऐसी जगह पे हुआ जो जुड़ा हुआ है। उस पर भी बघेल को लेकर आरोप की बात आई थी। बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर कार्रवाई की मांग भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। भूपेश बघेल जी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने तो पूरे छत्तीसगढ़ को ही देश से गायब कर दिया था। भ्रष्टाचार के शराब में भ्रष्टाचार, धान में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, महादेव ऐप में भ्रष्टाचार, डीएमएफ में भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के जनक हैं और पूरे छत्तीसगढ़ को उन्होंने बदनाम कर दिया था। भूपेश बघेल जी ने सदैव स्व, मैं और मेरा के सिद्धांत पर राजनीति की। जब वो सत्ता में रहे तो मैं और मेरा इस भाव से उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा। कि भूपेश बघेल जी अब छड़ी आपके हाथ में नहीं है, छड़ी जनता ने आपसे छीन ली है। बीजेपी बघेल को भगोड़ा भी बता रही है। दुर्ग से भागकर राजनांदगांव जाने का आरोप लगा रही है। ईवीएम पर सवाल को देशद्रोह जैसा अपराध बता रही है। बघेल जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले तो वो दुर्ग से भागकर गए, उनको पार्टी का रायपुर से लड़ो, यहां से भी भागे, राजनांदगांव भागकर गए। देश की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाना देशद्रोह जैसा है। बीजेपी के प्रहार और पार्टी में विरोध के बीच कांग्रेस के कुछ नेता वो बघेल के बचाव में भी हैं। जो लोग बघेल का विरोध कर रहे हैं उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है कि बी टीम के रूप में काम करने वाले कई सारे लोग यहां पर आ चुके हैं। एजेंट कई सारे भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए तो अभी लड़ाई लड़ने का समय है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को लड़ाई लड़ने के लिए खड़े रहना है। हमारे अभिमान की बात है, हमारे स्वाभिमान की बात है। ये लोकसभा का चुनाव देश को बचाने की जरूरत है। आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस घमासान के बीच सत्ता के महासंग्राम में आज डिबेट इस बात पर कि आखिर बघेल को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है। क्यों कांग्रेस के कई नेता बघेल को पार्टी के लिए खतरा तक बता रहे हैं। कई सवाल भी इन सबके बीच खुड़े हुए हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ हम करवा देते हैं। सुरेंद्र वर्मा साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्मा साहब का बहुत स्वागत। इसके अलावा बाबूलाल शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार, उनकी बारीक नजर राजनीति की हर बारीक लाइन पर होती है। शर्मा सर का भी बहुत स्वागत। के.एस. चौहान साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा साहब, सवाल आपके लिए। भूपेश है तो भरोसा है, मेरा ख्याल है ऐप वगैरह, कैंपेन वगैरह सब कुछ लॉन्च किया गया था। वहां से लेकर और ईवीएम पर बघेल को भरोसा नहीं, यहां तक की स्थितियां और बहुत तेजी से बदली हैं तमाम स्थितियां। वर्मा साहब। ललित जी, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए। सरोज पांडे दुर्ग से जाके कोरबा में चुनाव लड़े तो वो जायज, और भूपेश बघेल जी जो सामान्य नेता है छत्तीसगढ़ के, समूचे 11 लोकसभा में उनका प्रभाव है, उनके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने भयभीत है कि उनको भगोड़ा कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री गुजरात से जाके बनारस में चुनाव लड़े तो क्या वो भगोड़े हैं? ये बताए भारतीय जनता पार्टी के नेता। जहां तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम को लेके ललित जी पहले भी कांग्रेस पार्टी की ये मांग रही है कि आज जो है, आज के दौर में जो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, हर ईवीएम मशीन में वीवीपैट की व्यवस्था है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मांग किया था कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसकी गणना की जाए और उसके परिणाम घोषित किए जाएं।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में पूर्व के चुनाव में यह व्यवस्था दी थी कि कम से कम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 पोलिंग बूथ में वीवीपैट की गिनती कराई जाए, लेकिन आज तक उन बूथों की गिनती, जो वीवीपैट की गिनती है, उसकी गणना को सार्वजनिक नहीं किया गया। इतनी पर्देदारी क्यों? अभी एक रिपोर्ट में यह उजागर हुआ है कि ईवीएम बनाने वाली बीईएल जो कंपनी है, उसके 4 बड़े डायरेक्टर जो है वो भाजपा से संबंधित है सीधे तौर पर, और वही बीईएल जो है सॉफ्टवेयर बनाती है जो ईवीएम में लोड किया जाता है, जिसकी जानकारी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं दी जाती। वर्मा साहब, तमाम राजनीतिक दलों के, नहीं अब मेरी बात सुन लीजिए, तमाम राजनीतिक दलों के इस तरह के सवालों को लेकर जब ये सिलसिले शुरू हुए, इसका बार बार ट्रायल करके आयोग ने कर दिया है। हर चुनाव के वक्त आयोग पर इस तरह से सवाल उठाना ठीक बात है नहीं। के.एस. चौहान साहब, एक बात कि भूपेश बघेल अगर राजनांदगांव चले जाएं तो जैसे कि शब्द में वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो वो हार के डर से जा रहे हैं। सरोज पांडे कोरबा जा सकते निर्वाचन अधिकारी चौहान साहब, सामने यह प्रमाणित हुआ है। वर्मा साहब एक मिनट, चौहान साहब को सुन लेते हैं। दोनों में अंतर है। सबसे मेन बात यह है कि दुर्ग की सीट से पिछली बार कांग्रेस हारी थी और वो सीट खाली थी, और हमारे विजय बघेल जी वहां पर 3,80,000 वोटों से जीते थे। इस वजह से उनको फिर से वहां पर टिकट उचित समझा गया पार्टी ने। दूसरी बात, माननीय सरोज पांडे जी राष्ट्रीय नेत्री हैं, और कोरबा को पहले भी मतलब दत्तक ले चुकी है, अपना कार्य कर चुकी है। वहां पर 14 करोड़ में 12 करोड़ का उन्होंने कार्य किया हुआ है। दूसरी बात यह कि वो अटैच्ड थी कोरबा से, इस वजह से कोरबा उनको ले जाया गया। लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी तो दुर्ग के ही थे, और दुर्ग के बाद मुख्यमंत्री तो पूरे छत्तीसगढ़ के थे चौहान साहब। जी, बिल्कुल। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब दुर्ग की सीट खाली थी तो वहां पर राजेंद्र साहू को कैसे उतार लिया गया? आप खुद उतर जाते। आपको डर था, भय था। क्यों? क्योंकि मात्र आप 18,000 वोट से ही जीत पाए। और दूसरा, जो ताम्रध्वज साहू जी का, जो पहले भी यहां पर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, उनकी भी लोकप्रियता इतनी कम हो गई, इतना ज्यादा, मतलब वो लोगों ने उनको उखाड़ फेंक दिया है कि वो भी यहां पर खड़े होने के लायक नहीं है। उनको भी महासमुंद से टिकट दे दिया गया। अब होता क्या है कि ये यहां जब नांदगांव जाते हैं और सरोज पांडे जी जब जाती हैं कोरबा, तो कोरबा के लोग विरोध नहीं करते हैं, उनको हाथों में लेते हैं, पलकों में रखते हैं, और जाते ही सार पूरा का पूरा नगर पंचायत जो है वो उनके सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करता है। पालीतारा खान में कांग्रेस विहीन हो गया पंचायत, ये बहुत बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बात ये है, पहली बार ऐसा हुआ है। ये होता है आपके वहां पर जाने से, मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के वहां जाने से, मेरे को 2 सेकंड दीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री के वहां जाने से आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं। ये स्पष्ट करता है कि एक जनप्रतिनिधि और एक नेता में जो फर्क होता है वो दिखाई देता है। आज जैसे ही आप जनप्रतिनिधि नहीं है, आज आप छोटे हो गए हैं हैसियत में, तो आपकी काबिलियत पे शक दूसरों का, मतलब वो दृढ़ हो गया है कि आपकी काबिलियत थी नहीं, जिस पे आप बैठे हुए थे। इस वजह से आपने बेड़ा गर्क किया अपनी सीट का, और इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी दे दिया, आपको उखाड़ के फेंक दिया। वैसे ही आपके कार्यकर्ताओं ने आज आपको उखाड़ के फेंक दिया जिस सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक। चलिए, मैं दरअसल हमारे साथ लगातार बाबूलाल शर्मा जी भी हैं। शर्मा सर, एक बड़ी दिलचस्प बात है, मेरे अभिन्न मित्र हैं पुनीत मिश्रा, कभी कभी वो दिलचस्प टिप्पणियां कर देते हैं। वो कह रहे हैं आजकल भूपेश बघेल की जब चर्चा होती तो ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह की याद आ रही है। बाबूलाल शर्मा साहब प्लीज। नहीं रही है, वो एक ही बार मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्विजय सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं जी, और वो सीनियरिटी में बहुत ऊपर है, और दिग्विजय सिंह के चेले कहे जाते हैं भूपेश बघेल को जी। तो उनकी बराबरी वाली बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि जो स्थिति बन रही है
ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। जब पद से कोई उतरता है तो उसके आलोचक बहुत हो जाते हैं, हाँ और जब पद पे रहता है तो उसके जय जयकार करने वाले भी बहुत हो जाते हैं। हाँ इनमें से भी जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो भी कभी जय जयकार किए होंगे भूपेश बघेल की। जी जी ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जब पावर जब जाता है तो ऐसी स्थितियां बनती है कि दो तीन लोग किस्म के जो लोग होते हैं, जैसे एक तो सत्ता की भागीदारी जिसको न मिल पाई हो, वो चूक गया हो, कहीं उसको फायदा न मिला हो, वो नाराज होता है। दूसरा जो है किसी नेता का समर्थक होता है जो भूपेश बघेल को पसंद नहीं करता, उस तरह के व्यक्ति जो है वो आलोचना पे उतर जाते हैं। ठीक 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 और उसका स्तर कोई भी हो सकता है, किसी भी स्तर पर उतर के वो बात कर सकते हैं। ठीक। ये गुटों के कारण ये बातें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए, भगोड़ा तो नहीं कहा जा सकता, भगोड़ा कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरे प्रदेश के नेता है वो। ठीक ठीक और वहां अगर वो गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ करके वहां पे पार्टी ने बनाया है उनको। हाँ। रायपुर की भी बात चली थी, दुर्ग की भी बात चली थी, लेकिन अंततः जब राजनांदगांव में टिकट मिली तो वहां लड़ने वो गए। तो ऐसे ही आलोचना जो है वो गलत। हाँ, लेकिन जो बातें वो कह गए, जो भाषणों में जो ईवीएम के बारे में जो चर्चा चल रही थी, हाँ हाँ तो ईवीएम को मुझे लगता है कि वो न जाने किस रूप में बोल दिया, वो गंभीर थे या अपनी एक जानकारी को शेयर कर रहे थे कि ऐसा होता है करके, या वो लग रहा था कि हल्के तौर पर कोई बात कर रहे हैं अपने पाटन क्षेत्र के लोगों से, वो हमेशा हंसी खुशी से। नहीं, दरअसल उन्होंने बात दोहराई है। इसमें एक आंकड़ा है दरअसल सर, 384। हालांकि कल ही किसी ने रीना बाबा साहब कंगाले से चर्चा भी की, तो उन्होंने कहा कि हम मशीनों को जो यूनिट्स हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं। हालांकि वो एक अलग शोध का विषय है। वापस मैं ईवीएम से चर्चा को लेकर आता हूं। वर्मा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मेरा एक सवाल रहेगा, प्लीज। ललित जी, निश्चित तौर पर आलोचना का अधिकार है, राजनीति में आलोचना होती है, लेकिन भगोड़ा कहना और कांग्रेस के नेताओं का हैसियत नापना, ये भारतीय जनता पार्टी के मानसिक संक्रमण को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय नेत्री बता रहे हैं सरोज पांडे, और जिस ताम्रध्वज साहू जी की आलोचना कर रहे हैं, यही ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग में चुनाव में हरा चुके हैं, लोकसभा के चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने गिरबान में जाके आज जो जिस प्रकार से डर और भय का माहौल बनाया जा रहा है, चिंतामणि महाराज जब कांग्रेस में थे तो ईडी के आरोपी थे, 5 लाख का उनके ऊपर में कोल परिवहन का आरोप लगा था। आज भाजपा में शामिल होकर उनके सारे दाग धुल गए, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। जिस तरह से एक महिला के अपहरण और यौन शोषण के आरोपी को कांकेर से इन्होंने प्रत्याशी बनाया, तो संकट तो भाजपा में है नेता और कार्यकर्ताओं का। एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया गया है दूसरे पार्टी के नेताओं को पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में शामिल करने का। जो 840 करोड़ के विमान घोटाले के आरोपी थे, वो भाजपा के सहयोग से आज उनके खिलाफ वो उनको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। उसके पहले छगन भुजबल के खिलाफ बकायदा आवेदन दे के ईडी ने मामला वापस लिया कोर्ट से। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, डराओ धमकाओ, जांच एजेंसी को काम पे लगाओ और जेल जाने का डर दिखाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो। हालांकि कुछ परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी है जिनको अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के, जैसे कमलेश शाह है, मैं मध्य प्रदेश का आपको मिसाल दे देता हूं वर्मा साहब। मध्य प्रदेश के एक नेता हैं कमलेश शाह, अमरवाड़ा से जीते हैं, उन पर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है, पर अचानक से आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो भी भाजपा में चले गए। वर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपको सैकड़ों नाम गिना देता हूं ललित जी। ललित जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, मुकुल राय, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स, येदुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, मैं तो आपको दर्जनों नाम गिना रहा हूं। और इनके खिलाफ बकायदा एफआईआर थी, न्यायालय में कार्रवाई, यही मैंने कहा, से ही भाजपा में शामिल हुए, कार्रवाइयां रोक दी गई। यही मैंने कहा कि शाह छगन भुजबल के खिलाफ ऐसा केस नहीं था, फिर भी चलेगा। जांच एजेंसी आवेदन देके उनके खिलाफ प्रकरण वापस चौहान साहब, प्रफुल्ल पटेल के मामले में जो क्लीन चिट। ठीक ठीक, चौहान साहब के पास चलते हुए बहुत देर से मुस्कुरा भी रहे हैं। चौहान साहब, अगर इतना भरोसा नहीं है या बघेल के खिलाफ इतने सारे मामले हैं, हैरत की बात यह है कि मोदी मैजिक के अलावा छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा करिश्माई नेता है जिसके नाम पर आप वोट मांगते हैं? चौहान साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ललित जी नाम पे नहीं काम पे वोट मांगती है। नहीं, आप तो मोदी की गारंटी पर वोट मांग रहे हैं चौहान साहब। नहीं, काम के ऊपर मोदी की गारंटी क्या है? मोदी एक नाम नहीं है, एक काम है। काम जो से पूछे, उन्होंने 3 महीने 10 सालों 58% राशन दुकान बंद कैसे? मुझे फक्र है ये मोदी की जनवरी में राशन का आवंटन 37% घटा है, फरवरी में 44%। किस बात का बदलाव है जनता से? आयुष्मान कार्ड से इलाज घोषित रूप से बंद है। लगाया गया है,
केवल हरदेव के जंगल काटने के लिए, नंदराज पर्वत और एनएमडीसी के प्लांट बेचने के लिए सरकार में आए हैं। आम जनता के कल्याण की जितनी योजनाएं थी सारे बंद हो गए। बेरोजगारी भत्ता जब से सरकार आई है 1 रुपया नहीं दिए। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त भी खा दी है। अब राशन में डकैती, फरवरी महीने में 44% राशन के कोटे में कटौती, किस आधार पर? भौतिक सत्यापन बंद है राशन दुकानों का। धज्जियां उड़ा के रख दी, इनकी असलियत सामने आ गई। नान और धान के घोटाले, अगस्त और पनामा की नौकरी, जल्दी में किसानों के बात पर कब्जा किसने किया बताए? सड़क और बात पर कब्जा करने वाले भाई, जनता का राशन खाने वाले 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर नान घोटाले करने वाले, अगस्त और पनामा की कमीशन और आरोप अरे ऊर्जा बचाए रखिए, ऊर्जा बचाए रखिए। हमारे पांडी में कानूनी के लोग चौहान साहब, वर्मा साहब, ऊर्जा बचाएं प्लीज, और मेरी भी ऊर्जा खर्च होने से बचाएं प्लीज। बाबूलाल शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं वो, प्लीज बाबूलाल शर्मा साहब अब मैं सिर्फ आपसे कह सकता हूं कमेंट आपका एक हो जाए। जो भी आपने सुना, यह बात तय है कि सिर्फ मोदी मैजिक और इसके अलावा कांग्रेस पर अटैक, यह बीजेपी की रणनीति। जी शर्मा साहब। है तो भारतीय जनता पार्टी की रत्नी मोदी की गारंटी, वो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी से अलग हटकर मोदी की गारंटी पे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कद इस वक्त मोदी का बताया जा रहा है और वही बात चल रही है। निश्चित रूप से उसका कद है भी। पूरे भारत में जिस तरीके से प्रचारित हुआ है, जिस तरह से उसका ऑरा बना है, ये बहुत बड़ा ऑरा है। ये आज तक किसी दूसरे नेता को प्राप्त नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरा मौका देख रहा हूं जब इतना बड़ा ऑरा किसी का बना है किसी पूरे देश के अंदर में। निश्चित रूप से जो एक है माने महान नेता की स्थिति तो बना लिया उन्होंने, लेकिन अब इस दौर में जो है चर्चाएं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद में जो चर्चाएं चलनी शुरू हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को सोचने का मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि क्या बात क्या है, क्या वास्तव में मोदी सही है या कुछ और भी गड़बड़ है। ये विचार शुरू हो गया है, नैरेटिव सेट हुआ है। ये बात आपकी सही है। मैं वर्मा साहब, सर मैं आपको रोक रहा हूं, वर्मा साहब के पास जाना बहुत जरूरी है। वर्मा साहब, बघेल साहब ने कहा कि ये स्लीपर सेल हैं बहुत सारे लोगों के लिए जो इस तरह के बयान मय वक्त दे रहे हैं। सवाल यह है कि एक और कौशिक करके नेता हैं जो देवेंद्र यादव के खिलाफ नाराज होकर अनशन पर बैठ गए थे। अब उन्होंने देवेंद्र यादव से ही जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया है। वो क्या बघेल की स्लीपर सेल की परिभाषा में आते हैं वर्मा साहब? ललित जी, बघेल जी ने जिस संदर्भ में स्लीपर सेल की बात कही है वो संघीय भाजपाइयों के प्रभाव में जो कुछ कार्यकर्ताओं का उपयोग ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत। देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है। हर कार्यकर्ता नेता को अपनी बात रखने की आजादी है। हमारे यहाँ चाहे टिकट का मामला हो या घोषणा पत्र समिति की बात हो, एक कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक एक दूसरे की बात सुनने और समझने और सभी की राय लेने की परंपरा रही है। लेकिन इन चुनाव के समय इन चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी पर भी जा रहा है, इसको लेकर सवाल। ना बिल्कुल एक दायरे में होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका दुरुपयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तहत हो रहा है। चौहान साहब, मैं नहीं, सुनिए मेरी बात। चौहान साहब, आपकी मुस्कुराहट का राज मैं बताना चाह रहा था लेकिन वक्त की बहुत कमी है। और शर्मा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्मा साहब प्लीज, मैंने पर्याप्त टाइम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ इस चर्चा को देखने के लिए हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपको दोहरा दूं, भूपेश है तो भरोसा है कि कैंपेन से लेकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के बाद ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवाल, अब आप आडवाणी की याद मत करिएगा। इन सब का जो टाइम पीरियड रहा है वो बहुत तेजी से गया है, लिहाजा कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।